हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में न्यूनतम लागत मूल्य हम बोलते हैं इसको। अभी जो किसानों जो आंदोलन कर रहे हैं, इसी मुद्दे को लेके जो है ये लोग आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के आसपास। इसमें ज़्यादातर जो किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा से आए हुए हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, जो लोग परीक्षार्थी हैं, जो सिविल सर्विसेज के भी जो लोग हैं, जो एक आम आदमी भी है, जो उसको जानना चाहिए कि ये एमएसपी जो है क्या है, न्यूनतम लागत मूल्य, ठीक है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। एक तो हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे क्या है। उसके बाद थोड़ा सा इतिहास हम जानेंगे, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हम आएंगे हाउ एमएसपी इज़ कैलकुलेटेड, एमएसपी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कौन करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कौन सी क्रॉप्स कवर्ड की जा रही हैं इस एमएसपी के अंडर में, क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें जो है कुछ क्रॉप्स को लेके ही जो है वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वो क्रॉप्स जो है जो बेचते थे वो लोग, वो अफेक्ट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा करंट डेटा देखेंगे, जो इस साल 2020 में क्या चीज़ हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद अगला जो एस्पेक्ट होगा वो होगा पर्पस, क्यों एमएसपी स्टार्ट किया गया, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएसपी, क्योंकि एमएसपी है तो कुछ जो भी कोई योजना लगाई जाती है तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि कोई भी योजना जब चलाई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ हैं तो खामियां भी होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है क्या सजेशंस हम दे सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स हैं, क्यों जो है किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के आसपास, जो उन्होंने घेराव कर रखा है उसका क्या कारण है, प्रोटेस्ट जो है इसके जो दूसरा पार्ट है उसमें डिस्कस किया हो, क्योंकि इसको जो है वीडियो जो है ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने जो है प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स के लिए हमने दूसरा जो है वीडियो बना रखा है, ठीक है। हम चलते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ एमएसपी। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अ गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स टू परचेज देयर क्रॉप्स। मतलब एक तरह से सरकार के द्वारा जो है किसानों को ये गारंटी दी जाती है कि आप जो फसल उगाओगे, जो कुछ फसलों के नाम हैं अभी हम आएंगे उस पर, जो फसल आप उगाओगे उसको हम एक मिनिमम प्राइस पे हम आपसे खरीदने की आपको गारंटी देते हैं। जो सरकार जो अनाज खरीदती है, एमएसपी के जो डिसाइड करने के बाद जो जो सरकार खरीदती है, वो अनाज जो है पीडीएस, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, या फेयर शॉप्स या राशन सिस्टम जो हम बोलते हैं, उसके द्वारा गरीबों को जो अनाज दिया जाता है वो वहीं पे चला जाता है। और इसमें जो दाम, जो ओरिजिनल दाम जिस पे किसान से खरीदा गया और जिस गरीब को दिया गया, जैसे मान लो कि आपने 25 रुपये जो है गेहूँ खरीदा और आपने 2 रुपये में जो है अपने गरीब को दिया, तो जो डिफरेंस है 23 रुपये का, ये कहलाती है सब्सिडी, ठीक है। एमएसपी माइनस पीडीएस प्राइस, तो आपको जो हो प्राइस आएगा वो आपका सब्सिडी होगा, उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है, मतलब सरकार जो है उसका खर्चा उठाती है। सरकार का मतलब जो है ऑब्वियसली जो है सरकार का अपना कोई पैसा तो होता नहीं है, वो सब टैक्स का ही पैसा होता है। गवर्नमेंट जो लोग हैं वही टैक्स देते हैं, वही सरकार के पास आता है, तो उसी में से जो है वो लोग उसको देते हैं गरीब को, ठीक है। हम आते हैं अगले उस पर, हिस्ट्री पे हम आते हैं। हिस्ट्री जो है वर्ल्ड वॉर 2 के समय से स्टार्ट हुआ। अंग्रेज़ों ने उस समय जो है एक शुरुआत की राशन सिस्टम की, उसके लिए राशन सिस्टम के लिए, क्योंकि स्थिति लड़ाई के कारण जो है ख़राब हो रही थी, तो अनाज जो है लोगों को पहुंचाना था, तो उस पर जो है उन्होंने एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट स्टार्ट किया। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसी समय जो है जो 1942 में आके डिपार्टमेंट ऑफ फूड बनाया गया। अंग्रेजों ने ही बनाया 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड, जिसको बाद में जो है नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ फूड किया गया, और फिर जो है आज़ादी के बाद जो है आज उसका जो नाम है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद जो है 1966-67 में यहाँ जब चाइना से वॉर हुआ तो उस समय जो है हमारे पास अनाज की बहुत कमी हो गई थी। आज़ादी के बाद 1960 के दशक में जो है एमएस स्वामीनाथन जो थे उनको बुला के बोला गया कि भाई आप कुछ कीजिए जिससे हमारे अनाज की डिपेंडेंसी जो है या फूड सिक्योरिटी हमारी सिक्योर हो जाए। तो उसमें जो है उन्होंने जो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो है हमारे पास अनाज का जो है थोड़ा सा भंडारण हुआ, इंक्रीज़ हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। तो उसके बाद जो है 1966 और 67 में
जो है किसानों को मोटिवेट करने के लिए जो सरकार उस समय की थी, उन्होंने गेहूं पे, वीट पे जो है एमएसपी स्टार्ट किया। और बाद में ये जो जब देखा उन्होंने कि एमएसपी गेहूं पे काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है, तो उन्होंने अन्य फसलों में भी इसको लाने का फैसला किया सरकार ने, ठीक है। उसके बाद 2009 में CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस, ठीक है, ये एक कमीशन है CACP। इसका 2009 में गठन किया गया कि यही जो कमीशन है, जो इसको हम हिंदी में बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग, अंग्रेजी में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, यही जो है कमिटी जो 2009 में बनाई गई थी, उन्होंने जो है सरकार ने जो 2009 में स्टार्ट किया था, तो उस समय यही कमीशन जो है एमएसपी के लिए जो है गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है या रिकमेंड करता है कि अब की बार एमएसपी इतनी होनी चाहिए इन फसलों की। जो फसलों के नाम अभी हम आएंगे उस पर, तो आपको उसके डिटेल पता लग जाएंगे, ठीक है। जो इसमें जो फसलें हैं उसमें 23 फसलें हैं, उसके लिए जो है CACP रिकमेंड करता है। उसमें अभी हम आएंगे, गन्ने का अलग है, उसके बारे में भी अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है टुडे CACP के बाद जो है CP जो है कंटिन्यूसली जो है अभी भी रिकमेंड कर रहा है, उसी के बेसिस पे जो है आज जो MSP का जो दिया जा रहा है, और फिर कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो आज का स्थिति है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ MSP, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, अब हम उसको जानेंगे। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ MSP कैसे होता है। मैंने अभी बताया CACP जो है 23 फसलों का, 23 क्रॉप्स का जो है MSP CACP रिकमेंड करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP उसको लागू करती है। वो लगा भी सकती है, कम भी कर सकती है, क्योंकि एक रिकमेंडेशन है, एक सजेशन है कि आप इतना रखिए। तो सरकार के ऊपर है कि क्या वही चीज़ लगाना है या वो बदलाव भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो है, जनरली क्या होता है, सरकार है तो जो MSP डिसाइड होता है, जो CACP रिकमेंड करता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही देती हैं, जिससे किसान नाराज़ ना हो, या जो किसान है वो मोटिवेटेड रहे कि भाई आगे मुझे और बेचना है, ठीक है, और अच्छा अगले साल मैं प्रोडक्शन करूँगा। तो इसमें जो है 2009 से मैंने बताया कि MSP डिसाइड हो रही है। इसको जो 23 फसलें हैं, ये 23 फसलों को हम 22+1 में हम डिवाइड कर सकते हैं। 22 जो है फसलें हैं, और जो एक है ये वाला, एक ये है शुगर केन का। इसको जो है स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस हम बोलते हैं, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, ये गन्ने का है, केवल शुगर केन का, ठीक है। इसको 2009 में स्टैट्यूटरी से जो है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, ये इसको हम MSP नहीं बोलते हैं, इसको हम FRP बोलते हैं, ठीक है। ये 2009 से पहले जो है इसको हम स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस बोल रहे थे। एक कानून है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंडर में शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 का है, उसी के थ्रू जो है ये SMP क्या स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर 2009 में आके इसको FRP कर दिया गया, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। और ये भी जो है डिसाइड यही करता है, CACP ही रिकमेंड करता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। ये दो चीज़ हो गई, 22 के लिए MSP, और एक जो गन्ना है उसके लिए FRP, ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। उसके बाद जो है अब इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ जो है CACP क्या चीज़ को इंक्लूड करता है, कौन से पैरामीटर्स को वो देखता है, उसी के बाद जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप का वो प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है, MSP। तो इसमें सबसे पहले जो है उसमें है देखता है जो CACP की जो कमिटी है या कमीशन है, वो देखता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। जैसे कोई आप फसल उगाने जा रहे हो तो उसमें बहुत चीज़ें जो है चाहिए होती हैं। आपको जो है हल चाहिए होगा, ट्रैक्टर चाहिए होगा, अगर ट्रैक्टर नहीं है तो आप बैल लोगे, या बैल आपका अपना है या किसी से आप किराए पे लोगे, बगल के घर वाले से लोगे। उसके बाद जो है उसमें आप फर्टिलाइज़र्स डालोगे, पानी डालोगे, इरिगेशन के लिए वाटर आपको चाहिए होगा, तो उसको जो है हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि उस फसल को उगाने में जो किसान ने जो लागत लगाई है, अपनी जो पैसा उसने लगाया, उसको वो देखते हैं, ठीक है। दूसरा चेंज इन इनपुट प्राइस, मान लीजिए इस बार जो है तेल का दाम 70, डीजल का दाम जो है, क्योंकि पंप तो जो अगर ट्यूबवेल है तो वो डीजल से ही चलेगा, मान लीजिए डीजल का दाम जो है 70 रुपये था और पिछले साल, और इस साल जो है वो 75 रुपये हो गया। तो ये जो है चेंज इन इनपुट प्राइस,
5 रुपये का डिफरेंस आ गया, वो यहाँ इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, एमएसपी में। उसके बाद जो है ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइसेस। ट्रेंड वो जो है जो फसल जो आने वाली है, जिस फसल के बारे में वो डिसाइड करने वाले हैं, गेहूं या चावल जो भी है, उसका जो है मार्केट प्राइस क्या है, क्या वो प्राइस बहुत नीचे तो नहीं आ गया या कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं चला गया, ठीक है, उसको वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई हमेशा जो है, अगर किसी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो उसका कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगा मार्केट में, और अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो रहा है तो इसका मतलब जो है प्राइस जो है, डिमांड ज़्यादा है इसका मतलब जो है प्राइस भागेगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इफेक्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि हर साल जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज़ होता जाता है, तो उसको भी जो है इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि किसान को भी जीना है, उसका भी जो है खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट से ख़रीदता है अपने जीवन के लिए, अपने जीने के लिए, तो उसको भी वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल प्राइसेस, बहुत सारी कमोडिटीज़ जो हमारे इसमें हैं वो हमारे इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पे भी जो है देखा जाता है कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ का दाम जो है इंटरनेशनल प्राइस में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जैसे प्याज हो गया, मान लीजिए एक एग्जांपल, और अगर प्याज जो है किसान ने उगाया तो बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे कि जो है सारी प्याज जो है किसान से ख़रीद लेंगे और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्याज व्याज जब महंगी होने लगती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है उस पर रोक लगाना पड़ता है कि इमीडिएटली से जो है एक्सपोर्ट्स उस कमोडिटी का रोक दिया जाए, ठीक है, जिससे प्राइस यहाँ पे, तो इसको भी जो है इंटरनेशनल प्राइसेस को भी इंक्लूड किया जाता है। उस अगला है वेज रेट इन एग्रीकल्चर, क्योंकि किसान है तो वो भी जो है उसको भी जो है लेबर चाहिए होगा, काम करने के लिए जो है मजदूर चाहिए होंगे खेत में, उसके पानी देने के लिए, जो खुदाई करने के लिए, या हल चलाने के, या ट्रैक्टर चलाने के लिए, या आपको पानी देने के लिए, क्योंकि वो आपने देखा हुआ कि फर्टिलाइज़र डालने में जो है आपने देखा हुआ कई लोगों को लगाना पड़ता है, वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके छिड़कते हैं, तो वो जो है उन सब के लिए लेबर चाहिए होता है। तो वेज रेट क्या अगले साल जो जब वो डिसाइड कर, पिछले साल से अगले साल जो अगला साल आ रहा है उसमें क्या वेज रेट जो है चेंज हुआ है क्या, जो लोगों को, जो मज़दूर काम करेगा उसको जो आप देंगे पर डे का मेहनताना, तो वो उसमें क्या कोई चेंज आया है क्या, उसको भी जो है ये कमीशन इंक्लूड करता है, ठीक है, उस एस्पेक्ट को। उसके बाद है जनरल प्राइस लेवल, कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है किसान का भी है, तो वो जो कमीशन है वो ये भी देखता है जनरल प्राइस लेवल की, क्या जो है बाकी चीज़ों के दाम में कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, क्योंकि किसान को अगर बाकी चीज़ें खरीदने में अगर महंगाई पड़ रही है, महंगा लग रहा है, तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वहाँ पे भी ये देखा जाए जनरल प्राइसेस जो है क्या लेवल है उसका, क्या इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्या इन्फ्लेशन रेट काफ़ी नीचे तो नहीं आ गया, जैसे अभी हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट जो है एक रुका हुआ है, स्टेबल है, ठीक है, तो ना महंगाई हो रही है ना वो जो है बहुत सस्ताई हो रही है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चरल सब्सिडी, क्योंकि एग्रीकल्चर में काफ़ी सब्सिडी दी जाती है, आप जैसे जानते होंगे कि फर्टिलाइज़र्स जो किसान खरीदते हैं वो सब्सिडाइज्ड है, और भी जो है जो बिजली है, बहुत सारे स्टेट्स में जो है बिजली का जो कॉस्ट है वो भी जो है सब्सिडाइज्ड है, उनको जो है पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं वो लोग, सरकार जो बिजली विभाग है उनके लिए ऐसा नहीं है पर यूनिट जो है आप पे करो, वहाँ उनका है कि भाई 200-300 रुपये आप महीना दो, आप पंप चला रहे हो जो भी चला रहे हो, ठीक है, वो आप उसका उस एस्पेक्ट को भी हम ये कंसीडर करते हैं, जिसको हम एग्रीकल्चर सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, मतलब कि कोई अगर मान लीजिए गेहूं है तो चावल के दाम में क्या, अगर आप गेहूं का डिसाइड करें या तो चावल का क्या फ़र्क है, क्योंकि चावल भी जो है किसान खा सकता है, या चावल आप लगा रहे हैं तो गेहूं का क्या प्राइस है, उनके बीच में क्या बहुत दाम का फ़र्क तो नहीं है, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉस्ट ऑफ लिविंग से इफ़ेक्ट है उसका, ठीक है, उन पे इफ़ेक्ट होता है, तो इसलिए जो है वो इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी को भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो मुझे लगता है वीडियो में उतनी की ज़रूरत नहीं है, इतना जो है आप जो भी आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो या आप जो है कॉमन मैन हो, तो इन चीज़ों को जो है वो कमीशन इंक्लूड करता है। उसके बाद हम आते हैं क्रॉप्स कवर्ड। क्रॉप्स कवर्ड जो है मैंने अभी बताया यहाँ 22+1 है, 23 क्रॉप्स हैं। 23 क्रॉप में हम जो 23 क्रॉप है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सीरियल्स, दूसरा है पल्सेस, सीरियल्स को हम अनाज बोलते हैं, पल्सेस को दलहन, ऑयल सीड्स को तिलहन, और कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, वाणिज्यिक फसलें। इसमें जो है
सीरियल्स में अनाज जो है 7 हैं, पल्सेस 5 हैं, ऑयल सीड्स जो है 7 हैं और कमर्शियल क्रॉप्स 4 हैं। ये 4 को हमने 3+1 में कर दिया है। अभी हम उसके जो क्रॉप्स हैं उसके नाम मैं आपको बताऊंगा। जो ये जो क्रॉप्स हैं इसको जो है हम क्रॉप्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रबी की 6 हैं, खरीफ की 14 हैं और अदर्स 2 है। ठीक है, और भी एक जायद क्रॉप होती हैं, जायद क्रॉप्स, वो जो है 2 हैं। ठीक है, 6, 14 और 2, ये हो गए क्रॉप्स के। और ये जो 7 क्रॉप्स हैं बहुत कॉमन क्रॉप्स हैं, जो हम कह सकते हैं कि कुछ क्रॉप्स के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। धान है, गेहूँ है, मक्का है, जौ है, बाजरा, रागी, ज्वार। उसके बाद जैसे दलहन है, दाल में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट दाल हैं जो आप लोग खाते भी होंगे, जैसे चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मसूर। ठीक है, अरहर जैसे तुआर हम उसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं। उसके बाद है ऑयल सीड्स हैं, तिलहन जिसको हम बोलते हैं, जैसे जो कुछ आपके अगल बगल आपने देखा होगा, घर में भी होगा। मूंगफली का तेल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, एक कुसुम होता है, सैफ्लावर हम उसको बोलते हैं, एक नाइजर सीड होता है। ये जो है 7 क्रॉप्स जो है ऑयल सीड्स में आती हैं। उसके बाद जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं जो 4 हैं, इसको हमने 3+1 कर दिया है। 3 क्रॉप्स जो हैं जैसे गन्ना, कपास और जूट, और एक जो चौथा क्रॉप है वो है कोपरा होता है। कोपरा एक जो आपने देखा होगा नारियल से रिलेटेड होता है। ये 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। जो ये जो 23 हैं ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो हैं अपना अलग उन्होंने बना रखा है। वो लोग इन सब क्रॉप्स के अलावा भी जो है जैसे केरल है, केरल सब्जियों पे भी जो है एमएसपी देता है। केरल, ध्यान रखना है परीक्षार्थी, कौन सा राज्य जो है सब्जियों पे सब एमएसपी देता है। ठीक है, वो कौन सा है? केरल है। और इसके बारे में जो सब्जियों पे जो मैंने बताया, क्योंकि हरियाणा भी जो है काफ़ी सब्जी उगाने में आगे है गेहूं चावल के साथ साथ, तो आप जो है हरियाणा भी जो है लगाने के अभी प्रोसेस में है, वो भी जल्दी ही लगा देंगे। ठीक है, और जो एक गन्ना है, गन्ने में जो है आप कुछ स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे गन्ने का जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो स्टेट जो है अपने यहाँ पे भी जो है वो अलग से एफआरपी जो है डिसाइड करते हैं। वो जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एफआरपी होता है उससे वो हायर ही रहता है, क्योंकि वहाँ चुनाव उनको आगे साल लड़ने रहते हैं, तो इसलिए जो है वो उसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। अब हम चलेंगे कैलकुलेशन के अगले पार्ट में। ये तो हो गए इसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। अब जो है 2018-19 से 2018-19 से जो गवर्नमेंट है, अभी आज की गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है एमएसपी जो है जो दिया है वो 1.5 टाइम्स दी एमएसपी जो होता है उसको दिया है। ठीक है, एमएसपी जैसे एक डिसाइड किया कि भाई 100 रुपये है, तो 100 के बाद जो है उन्होंने 1.5 गुना मतलब 150 रुपये दिया है। क्यों? क्योंकि जो है एक कमेटी बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, जिसके अध्यक्ष जो है, जिसके चेयरमैन जो थे एमएस स्वामीनाथन। ये बहुत फेमस नाम है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे। तो उन्होंने 2004 में 18 नवंबर 2004 में उन्होंने जो है ये बोला था कि जो है रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, सजेशन दिया था। उस कमीशन के जो चेयरमैन थे उन्होंने बोला कि एमएसपी का 1.5 टाइम्स दिया जाना चाहिए। जो एमएसपी इस बेसिस पे जो आप डिसाइड कर रहे हो उससे जो है 50% और बढ़ा दिया जाना चाहिए। जैसे 100 है तो 150 कर देना चाहिए। तो ये जो है 2019 से आज की गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो उन्होंने जो है इसको लागू कर दिया। अब रिकमेंडेशन कब का है? 2004 का। आप सोचिए इतने लंबे समय के बाद जो है इसको लागू किया गया है। और लागू किसने किया? आज की गवर्नमेंट ने। जिन्होंने कमीशन बनाया था यूपीए गवर्नमेंट, उन्होंने नहीं लगाया। उनको काफ़ी 10 साल का समय मिला, उस समय नहीं लगाया। तो फिर उन्होंने जो है 2018-19 में 4 साल के बाद ही जो है 1.5 टाइम्स जो है एमएसपी, जो एमएस स्वामीनाथन ने रिकमेंड किया था, उसको लागू कर दिया। अब इसका जो है 3 फार्मूला है, ये बेसिस है। अब 3 फार्मूला को हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, A2 है, FL है, C2 है। ठीक है, A2 FL मीन्स फैमिली लेबर और C2। ठीक है, अब हम आते हैं एक एक करके हम देखेंगे A2 और FL और C2 क्या है। ठीक है, A2 है कॉस्ट ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, फ्यूल, मशीनरी एंड इरिगेशन। इन सब चीज़ों में जो कॉस्ट आ रहा है वो सारा कॉस्ट जाता है A2 में। ठीक है, उसके बाद फैमिली लेबर है। फैमिली लेबर जैसे अगर फैमिली लेबर वो लेबर है जिसका आप जो किसान है वो पे नहीं करता है, क्योंकि घर के ही लोग काम करते हैं। छोटा किसान है तो घर के ही लोग जो है
सवेरे अपना खाना वाना खा के वो तुरंत जो है खेत में चले जाते हैं, जैसे आप लोग जो है जो देखने वाले हैं ऑफिस जाते हैं और अपने काम पे चले जाते, तो वैसे ही किसान के जो घर वाले हैं वो खाना सवेरे नाश्ता किए और फिर जो है खेतों में जो है अपना जाके काम करने लगते हैं। ठीक है। उस अगला है C2। इसमें जो है आता है आपने जो मशीनरीज ले रखी है, मान लीजिए आपने कोई ट्रैक्टर लोन पे लिया हुआ है, उसके बाद आपने कोई लैंड मान लीजिए आपने रेंट पे ले रखा है खेती के लिए, जिसको हम अधिया टाइप का बोलते हैं। अधिया कुछ जगहों पे बोला जाता है। किसान जो है उसको जो मालिक है उससे आधे पे ले लेता है कि भाई आधा फसल हम आपको देंगे, तो एक तरह से वो रेंट हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ चीज़ें जैसे आपने ले रखी होंगी, मशीनरी ओन लैंड है, उसका जो है उस पर कुछ इंटरेस्ट आप पे कर रहे होंगे, वो आ जाता है C2 में। ठीक है। तो C2 में क्या आ जाएगा, A2 प्लस FL प्लस जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और रेंट जो किराया दे रहे हैं या किसी मशीनरी पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो जो है ये बन जाता है। ठीक है। जो MSP का जो फार्मूला है वो देता है A2 और FL पे। ठीक है। और ये इन दोनों का 1.5 टाइम्स जो है दिया जाता है। किसानों की मांग ये थी कि C2 को भी इंक्लूड किया जाए, C2 को, क्योंकि C2 भी जो है खर्चे वाला है, क्योंकि आपने मान लीजिए ट्रैक्टर लिया तो आप उस पर लोन दे रहे होंगे, कोई गाड़ी आपने ले रखी है जो जिसका आप खेत में यूज़ कर रहे हैं, या ट्यूबवेल आपने जो है जो उसका इंजन है उसका आपने किराए पे इंटरेस्ट पे ले रखा है, लोन पे ले रखा है, तो उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो किसानों की जो है 2019 में काफ़ी मांग थी कि जो है C2 को भी इंक्लूड किया जाए MSP में। और ये 2020 में जो आज की सरकार है उन्होंने C2 को भी इंक्लूड कर लिया है। अब सोचिए प्राइम मिनिस्टर जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, और फिर भी जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं किन चीज़ों को लेके। ठीक है। अभी हम आएंगे प्रोटेस्ट पे, उसमें आपको डिटेल पता चलेगा कि किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे आपको थोड़ा आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो है आपके MSP में जो है इंक्लूड हो गए हैं। CACP जो है, जो CACP है 2020 से C2 को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है, C2 का मतलब होता है कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट कॉम्प्रहेंसिव। ठीक है। तो इसमें जो है A2 प्लस FL ये दो को जो है रिटर्न्स के लिए जो है कैलकुलेट किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और C2 को बेंचमार्क रेफरेंस कॉस्ट। ठीक है। ये बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। C2 क्या हो जाएगा, A2 प्लस FL प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट। ठीक है। इसको हम जो है C2 को हम कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट बोलते हैं। 2020 में मैंने बताया कि इसको पहले जो है बहुत मांग हो रही थी कि C2 को भी इंक्लूड किया जाए, तो प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट ने इसको जो है इंक्लूड कर दिया। ठीक है। जो MSP है, MSP जो है जो क्रॉपिंग होती है, जो खेत में लगाया जाने वाला जो अनाज है जो आप लगाने जा रहे हैं, जो किसान लगाने जा रहे हैं, उससे पहले ही डिसाइड कर देता है कि जो है क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर किसान को पहले पता चल जाए कि भाई मेरे को जो है मेरे जो मान लीजिए आपका राइस है, धान है, कि मुझे 3,000 रुपये पर क्विंटल मिलेगा, तो वो उसके हिसाब से सोच के जो है वो लगाएगा। क्योंकि ये जो MSP जो डिसाइड होता है वो पहले बुआई से पहले ही हो जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि किसान जो है मोटिवेटेड रहता है कि मुझे मेहनत करके जो है ज़्यादा उगाना है, और उसको ये लगता है कि भाई मेरे को किसान अगर मार्केट में दाम गिरेगा भी तो मेरे को उससे जो है मैं MSP पे जो है सरकार को बेच दूंगा। ठीक है। और इसका जो है 2 बार जो है इसका प्राइस डिसाइड होता है, 2 टाइम्स, एक खरीफ और दूसरा रबी की फसल। ठीक है। दोनों का समय जो है अलग अलग है। और उसके बाद जो अनाज है, जो अनाज जो प्रोड्यूस होगा जो किसान के द्वारा, उसको जो है अलग अलग एजेंसीज जो है खरीदती हैं, जैसे आपके FCI है, नाफेड है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, शुगर केन कॉरपोरेशन, ऐसे करके बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, वो लोग जो है अपना टाइम पे खरीदती रहती हैं। ठीक है। और उसका जो है वो लोग भंडारण करते हैं। आपने देखा भी होगा टीवी में कभी कभी चैनलों पे दिखाया था, बरसात के समय अनाज ख़राब हो गया क्योंकि वो अचानक बारिश हो गई, तो इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं पर्पस, इसको जो है क्यों स्टार्ट, कैसे, क्या पर्पस था इसको जो स्टार्ट करने का, आज क्या पर्पस को सर्व कर रहा है ये, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। पहला है फ्लोर प्राइस। ये जो है MSP जो है डिसाइड कर देता है कि ये इससे जो है जो फसल है इसका दाम नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये एक्ट एज ए फ्लोर प्राइस, इससे नीचे जो है आपको जरूर, जो किसान है उसको लगता है कि इससे नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा है
हाँ, महंगाई को रोकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जो है महंगाई कभी बढ़ भी सकती है, कभी घट भी सकती है। तो एक तरह से जो है आपको महंगाई पे ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म गारंटी। इसमें जो है किसान को एक लॉन्ग टर्म गारंटी मिलती है कि भाई मैं अगर इसमें खेती में अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे जो है एमएसपी जो है मिलती रहेगी। कि अगर मेरा अगर किसी भी कारण से उसका प्राइस नीचे भी आएगा तो वो ये सोचेगा कि भाई मैं एमएसपी पे मैं सरकार को तो बेच ही सकता हूँ, तो वो किसान और मोटिवेटेड रहेगा और जो है मेहनत करेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो आपका जो प्राइसेस ऑफ दी जो कमोडिटीज़ हैं या जो आपकी क्रॉप्स हैं वो एक पर्टिकुलर एमएसपी के नीचे नहीं आती हैं। ठीक है, अगला जो है वो है इनकरेज प्रोडक्शन। मैंने अभी बताया कि किसान जो है मोटिवेटेड है, जैसे उसको मालूम चलेगा एमएसपी इतना है कि मुझे 3,000 रुपये क्विंटल मिलेगा मेरे धान के लिए, तो वो मोटिवेटेड रहता है। तो क्या करेगा, जो सर एमएसपी जो है इनकरेज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि हमारी 25 करोड़ जनता ऐसी है जिनको एक टाइम का खाना ही मिल पा रहा है। तो इसलिए जो है जब तक हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो हमारी सारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वेपन्स की जो है सारी बेकार होगी। हमें इसलिए, क्योंकि सिक्योरिटी जो फूड की है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए जो है जो सरकार है उसको भंडारण करती है। ठीक है, उसके बाद है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि क्योंकि किसान जो है लोन ले रहा है कहीं से, किसी बैंक से ले रहा है, किसी कोऑपरेटिव बैंक से ले रहा है, तो वो लोन अगर रिटर्न नहीं होगा बैंक को तो उससे क्या होगा, बैंक में एनपीए क्रिएट होगा, रिटर्न नहीं होने वाले हैं। ऐसे लोन्स जो है अगर रिटर्न नहीं हुआ तो बैंक में भी जो है इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, वो बैंक करप्ट हो सकता है। बैंक जो है जैसे कुछ बैंक आप सुनते रहते होंगे कि जो है उनका पैसा जो है कहीं ज़्यादा लोन में दे दिया तो वो रिटर्न नहीं आया, तो वो एक तरह से जो है वो बैंक बंद होने की कगार पे है। ठीक है, जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, अगर एमएसपी किसान को पता लगे कि भाई मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा तो वो जो लोन लेगा वो उसको रिटर्न करने की स्थिति में रहेगा। तो इससे क्या होगा, सिस्टम जो है आपका जो सरकार का सिस्टम है या बैंकिंग सिस्टम है उसमें फिनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, अगला है फेयर प्राइस टू कंज्यूमर्स। बहुत सारे गरीब जनता जो है आप जानते हैं कि जो पीडीएस सिस्टम है, राशन सिस्टम है, वहाँ से खरीदते हैं अपना अनाज या खाने पीने की चीज़ें। तो वहाँ पे जो है वो प्राइस वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस कम दाम जो है बनना रहेगा। ठीक है, एमएसपी से, क्योंकि सरकार भी उसको खरीदेगी तो सरकार भी जो है मैंने बताया कि सब्सिडी होती है तो उस पर कम दाम पे जो है पीडीएस जो शॉप्स हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहाँ पे वो पहुँचता है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। वो टॉपिक ये वाला है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इन द एमएसपी। तो सबसे पहले एडवांटेजेस हम देखेंगे। पहला एडवांटेज है प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, जो ये प्राइस एमएसपी रहने से क्या होता है कि जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहते हैं, कोई शार्प फॉल और राइज इन द क्रॉप प्राइसेस जो है नहीं होता। इसका मतलब एमएसपी जो है कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद है दूसरा मिनिमम प्राइस। जो किसान है उसको ये लगता है कि जो है इसका एडवांटेज जो मैं बता रहा हूँ कि इतना दाम मिलेगा ही, किसान को लगता है मुझे इतना दाम तो मिलेगा ही, अगर मेरा मार्केट में अगर इसका दाम गिर भी जाएगा तो मुझे इतना दाम मिलेगा। ठीक है, मतलब कि उसका जो जो उसने इन्वेस्ट किया है कल्टीवेशन में या क्रॉप में, जो इन्वेस्ट किया बीज खरीदने में, फर्टिलाइज़र जो किराया दे रहा है, वो सब इरिगेशन, ये सब जो मशीनरीज हैं, इन सब का जो है वो कहीं ना कहीं से दाम उसका निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो है मिनिमम श्योरिटी देता है, ये एमएसपी जो है श्योरिटी ऑफ मिनिमम प्राइस जो है देता है कि इतना दाम किसान को वापस मिल जाएगा। उसके बाद है फेयर प्राइस शॉप्स पीडीएस, क्योंकि सरकार को जो है आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत गरीबी भी है, तो उन लोगों तक राशन सिस्टम के द्वारा जो है अनाज पहुँचाना होता है। आपने सुना होगा कि 1 रुपये में जो है गेहूँ मिल रहा है, 2 रुपये में चावल मिल रहा है। इस तरह का जो गवर्नमेंट जो हमेशा योजनाएं चलाती है, बहुत सारे नाम हैं, अंत्योदय और प्रधानमंत्री से नाम के साथ बहुत सारी योजनाएं जुड़ी हुई हैं, उन योजनाओं को चलाने में आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है लोन रिटर्न्स, क्योंकि किसान ने जो है लोन ले रखा है बैंकों से, तो वो बैंक जो है कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो है लोन रिटर्न ना कर पाएँ, तो उसमें फार्मर जो है अगर उसको एमएसपी एक मिलता है तो वो लोन रिटर्न कर सकता है नेक्स्ट ईयर। नहीं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर
क्रॉप्स जो है फेल हो जाती हैं जब, या वो बेच नहीं पाता, जब मार्केट में दाम गिर जाते हैं तो वो क्या करता है, या तो अपने जो खेत हैं उसको जो है किसी ना किसी तरीके से जो है या तो ट्रैक्टर से जोत देता है, टीवी में आपने देखा होगा, न्यूज़ आती रहती है, या फार्मर कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं। तो एमएसपी से क्या होता है कि जो है लोन जो है वो रिटर्न करने की स्थिति में रहता है, तो बैंक जो है उसके यहाँ जो है उसकी ज़मीन या उस पर कब्जा नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह का चीज़ें आपने अक्सर सुना होगा। ठीक है, उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस आते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला जो है दिक्कत है प्राइस कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट। ये जो फार्मूला जो बनाया गया है, एक तो ये वाले फार्मूले, और दूसरा ये जो पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो प्राइसेस है ये इंडिया में हर जगह अलग होता है। आपने देखा होगा कमोडिटीज़ के दाम जो है इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हैं, तो उसको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है। ठीक, दूसरा डिसएडवांटेज है स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान जो हैं वो एमएसपी पे फसल नहीं बेच पाते हैं, तक जाएगा, फिर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करेगा, और जो एमएसपी है जो मंडी है, मंडी में उसको उतना दाम नहीं मिलता। आपने देखा होगा टीवी में अक्सर कभी कभी जो है वो लोग अपनी गोभी या आलू जो है सड़क पे फेंक के जो है अपना प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं। तो छोटे किसानों को एमएसपी का फ़ायदा नहीं होता है, केवल जो बड़े किसान हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं, जिनके पास जो मशीनरीज़ हैं, खेत की साइजेस बहुत बड़े बड़े हैं, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वही लोग इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। उसके बाद है मीडिएटर्स। मीडिएटर्स जो है बहुत फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि किसानों से जो है जो मान लीजिए कि जो है कोई किसान 5 बोरा लेके अपना 5 क्विंटल लेके जो है मंडी पहुंचा, तो वहाँ पे जो व्यापारी होते हैं वो उससे बोलते हैं भाई मैं तो इतने में ख़रीदूँगा, तो वो बोलता है इतने में तो मैंने इससे ज़्यादा तो मैंने खर्च कर दिया है। तो किसान क्या करता है, मंडी के बाहर जाता है, तो ये जो व्यापारी अंदर बैठे होते हैं उनका कोई ना कोई आदमी बाहर जाके बोलता है कि ऐसा है, आपको वो 5 रुपये दे रहे थे, मैं आपको 6 रुपये दूंगा। तो किसान सोचता है कि घर वापस लेके जाने से अच्छा है कि मैं इसी को 6 रुपये में बेच देता हूँ। और जो एमएसपी होता है वो करीब 12-15 रुपये के आसपास होता है, क्योंकि वो वहाँ नहीं पहुँच सकता, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसको जो है फिर दिक्कत आती है। ठीक है, और वो बाद में जो व्यापारी अंदर बैठा है उसी के बिचौलिए जो है सारा फ़ायदा उठा लेते हैं। और क्या करते हैं, जो बिचौलिए हैं सारा जो अनाज खरीद के एक जगह गोडाउन में रखते हैं, तब जब एमएसपी वाली बात आती है तो एफसीआई जो है अपने ट्रकों में लाद के वो जाके एक किसान बन के एमएसपी पे जो है वो बेच देते हैं। तो किसान से उन्होंने 6 रुपये में ख़रीदा, एमएसपी 15 रुपये थी, तो वो जो 9 रुपये का फ़ायदा है वो मीडिएटर्स ले लेते हैं। किसान को एमएसपी के बारे में पता नहीं होता, छोटे किसान को नहीं मालूम है एमएसपी क्या होता है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब की जगहों जो किसान हैं उनको कुछ भी एमएसपी के बारे में आप नहीं मालूम है। आपको अगर प्रयोग करना है तो आप जाके बात पे, आप बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको ये पता होगा कि एमएसपी जो है क्या होता है, किसानों को नहीं मालूम है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो डिसएडवांटेज है वो इसमें ये है कि केवल 23 ही क्रॉप है इंक्लूड की गई हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी इंक्लूड किए जाए तो और भी जो फसलें हैं जो किसान उगाता है उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। उसके बाद है बेनिफिट्स टू 6% ऑफ द फार्मर्स। जो एमएसपी का जो फ़ायदा है पूरे इंडिया में वो केवल 6% किसान ही उठा पाते हैं। बाकी किसानों को मैंने अभी बताया एमएसपी के बारे में पता भी नहीं है कि एफसीआई का जो है गोदाम कहाँ है, नाफेड का गोदाम कहाँ पे है, उनको पता नहीं है, क्योंकि आपको जो है ख़रीदने के लिए आपको जो है वहाँ गोदाम तक लेके जाना होगा, क्योंकि वहीं पे एफसीआई जैसे खरीदी तो वहीं अपने गोदाम में उसको स्टोरेज कर लेते हैं। तो ये जो बेनिफिट है केवल 6% ऑफ द फार्मर्स हैं। जो कानून जो बनाए गए हैं वो 94% किसानों को ध्यान में रख के बनाया गया है। यहाँ जो 6% एमएसपी हैं यही लोग जो है वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम जो है आपको एमएसपी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो फ़ायदा है जो एमएसपी का वो केवल 6% किसानों को ही हो रहा है। बाकी जो 94% हैं किसान हैं उनको एमएसपी के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो लोग एमएसपी पे नहीं बेचते हैं। वो बहुत जो है मंडियों में जाके एकदम ऐने पौने दाम पे वो बेच के आते हैं, क्योंकि व्यापारी जो वहाँ बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं वो लोग किसी न किसी तरह उनको बरगला देते हैं। मैंने अभी तरीका बताया कि वो जैसे ही ट्रक लेके वापस जाएगा या ट्रैक्टर लेके, तो बाहर उनका आदमी खड़ा रहता है, तो उनसे वहीं ख़रीद लेगा 2 रुपये 1 रुपये ज़्यादा देके, और फिर बाद में वो लोग एमएसपी पे एफसीआई को बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट बेनिफिट्स टू पंजाब एंड हरियाणा। ये जो एमएसपी का जो फ़ायदा है ये केवल
ज़्यादातर जो है 90% जो है वो पंजाब और हरियाणा में होता है। हरियाणा के जो किसान हैं या पंजाब के जो किसान हैं वही लोग जो है ज़्यादातर अपना जो गेहूँ चावल जो भी फसलें हैं उसको वहाँ पे एमएसपी पे बेच पाते हैं। बाकी जो राज्य हैं उनमें एमएसपी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है लेस इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स, किसानों को पता ही नहीं है एमएसपी क्या है, तो इसलिए जो है वो बेच नहीं पाता कि उसको पता नहीं है कि मेरी फसल का दाम 15 रुपये जो है सरकार खरीदने के लिए रेडी है। लेकिन वो क्या करता है, मंडी में जाके बेचारा 5 रुपये में बेच के आता है, 6 रुपये में बेच के आता है। ये एक कानून जो है इन्होंने बदला है, जो आज की सरकार है, कि जो है आप कहीं भी उसको बेच सकते हो। अगर आपने जो है बिग बाज़ार या जो रिलायंस फ्रेश हैं ये लोग ख़रीदना चाहें तो ये लोग क्या करेंगे, ट्रक इनका जाएगा किसान से डायरेक्टली ख़रीद के गांव से लेके चला आएगा, तो कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट जो किसान का है वो भी बचेगा। मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बता रखा है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गांव है जहां किसान खेती करता है वहां पे सड़कें बहुत कम हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण जो है कुछ सड़कें बनी हैं, गाँव को जोड़ने का हुआ है। 500 से ज़्यादा गाँव, 500 से ज़्यादा किसान जो लोग रह रहे हैं तो उन गाँवों को जो है जोड़ा जा रहा है सड़क से। फिर भी किसान के जो वहाँ पे सड़कें हैं वो या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो ठीक नहीं है। वो ट्रैक्टर जो है हायर नहीं कर सकता, ट्रक हायर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इनकम इतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मंडी बहुत दूर है। एक जो है गांव, आप शहर आप अगर देखेंगे तो वो उसका स्ट्रेच जो है 70-80 किलोमीटर्स हो सकता है उसका डायमीटर। कोई एक अगर शहर के कोने में रह रहा है तो वो किसान जो है बेचारा 40 किलोमीटर दूर तक अपना जो है, अगर 5 बोरा उसके पास एक्स्ट्रा गेहूँ है तो वो कैसे लेके आएगा, उसको क्या बेनिफिट होगा, अगर वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में ही उसका सारा पैसा निकल जाएगा। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ का जो व्यापारी है उससे ठगे ना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, जो मैंने बताया, जो व्यापारी जो मंडी में बैठे हुए हैं वो लोग जो है इनको किसी न किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं किसानों को। मैंने बताया बिचौलिए उनके जो है ख़रीद लेते हैं, उनके आदमी बिचौलिए जो होते हैं वो ख़रीद के फिर एमएसपी के जो है जाके खुद ही बेच देते हैं वहाँ पे किसान बन के, ठीक है। तो ये जो है कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम चलेंगे सजेशंस पे। सजेशन से पहले जो है हम ये देखते हैं करंट डेटा 2020 में, जो अभी साल चल रहा है, इसमें जो है सरकार ने 69,612 करोड़ का धान खरीदा है, ठीक है। धान जो है, जो टन में अगर हम देखेंगे तो 368.7 लाख टन जो है धान खरीदा गया है। पिछले साल, इस बार 368 है, इससे पिछले साल 2019 में 300 टन था 2019 में। तो ये जो है लगभग 22-23% के आसपास जो है इंक्रीज़ है, इस बार धान खरीदा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है जो इंक्रीज़ है वो 22.5%, अभी मैंने बताया 23% लगभग। और इसमें जो है सबसे आश्चर्य की बात ये है कि ये जो 368 टन है इसमें 200 लाख टन, 368 में 200 लाख टन मतलब 55% ऑफ द टोटल धान जो खरीदा गया है वो पंजाब से खरीदा गया है, ठीक है। सरकार ने जो एमएसपी जो ये परचेज़ किया है इसका 54% आपका जो है पंजाब का धान खरीद के, मैं धान की बात कर रहा हूँ, ये 69,000 करोड़ जो है आपका धान की बात हो रही है, ठीक है। तो धान जो है 368 में 200 लाख टन जो है आपका पंजाब से खरीदा गया है। आप सोचिए कि 55% तो केवल यहीं से आ रहा है धान। अगर हम हरियाणा को भी इंक्लूड कर दें तो ये लगभग 80-85% हो जाएगा। तो आप सोचिए 15% जो है पूरे भारत से खरीदा जा रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि बेनिफिट 6% ऑफ द फार्मर्स, केवल 6% फार्मर्स को ही बेनिफिट हो रहा है। आप सोचिए कि पंजाब के किसान ही जो है एमएसपी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एफआरपी, ये जो मैंने अभी यहाँ पे एफआरपी की बात की, शुगर केन फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, वो जो है 285 जो है प्रति कुंटल रहा इस साल 2000। थोड़ा सा ऐसी डेटा बताने के लिए थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। इस चीज़ से आपको समझ आ जाएगा कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कि 69,000 करोड़ में 80 से 85% जो परचेज़ हुआ, ये जो अमाउंट मिला है किसानों को अपना धान बेच के, वो आपका पंजाब और हरियाणा से हैं। अगर गेहूं भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो ये भी जो है इसी के आसपास डेटा होगा। तो आप सोचिए पंजाब और हरियाणा के किसानों को जो फ़ायदा हो रहा है, उसी के कारण जो है वो चाहते हैं कि एमएसपी जो है एक लीगलाइज हो जाए, ठीक है, लिखित में जो है सरकार हमें दे, क्योंकि वही लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
अब हम आते हैं सजेशंस पे, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सजेशन भी हमें देखना होगा। सजेशन में क्या हम कर सकते हैं? सबसे पहले रिमूव मीडिएटर्स, ये जो बिचौलिए हैं इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसे आपने रेलवे में देखा होगा कि जो है पहले आप वहाँ पे जो है दलाल खड़े रहते थे कि आपको टिकट बनवाना है तो आप जो है उनसे बोल के बनवाइए। तो अब देखिए रेलवे में आप जो है आपको दलालों की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली, या ब्रोकर्स की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है अपना टिकट जो है मोबाइल ऐप से या नेट से जाके आप खुद बना सकते हैं। नहीं तो पहले लाइन लगाने में सब जगह ब्रोकरेज चल रहा था, ठीक है। उस टाइप का कुछ जो है सरकार को करना चाहिए। दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंसेंटिव दिया जाना चाहिए कि जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर कोई अच्छा काम कर रही है, किसी तरीके से मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो उनको जो है किसी तरीके का इंसेंटिव जो है सरकार को देना चाहिए। जैसे एक आपने अमूल देखा होगा, अमूल जो सोसाइटी है वो बहुत सक्सेसफुल रही है। कुछ उस तरह का फार्मूला भी जो है इस सेक्टर में लगाना जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आशा और पोस्टमैन, क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत है, मैंने यहाँ पे बताया कि लैक ऑफ लेस इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स, किसानों को पता ही नहीं है कि जो एमएसपी क्या होता है। तो मुझे लगता है कि आशा वर्कर्स और पोस्टमैन को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है कि आप जो है किसानों के यहाँ जा जा के जो है आप इन्फॉर्मेशन दें। इसमें कर क्या सकते हैं, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट या अमेज़न का कोई व्यक्ति जब आता है देने के लिए, जो उनके जो वेंडर्स हैं वो आते हैं आपको देते हैं, तो वो आपसे बोलता है कि सर आपके पास एक जो है वो आएगा, लिंक आएगा, तो उसमें आप जो है फीडबैक दे दीजिएगा। तो वैसे ही जो है आशा और पोस्टमैन जो है गांव-गांव जाएंगे, एक एक गांव किसान को जो है बताएंगे, और किसान के पास जो है ऑटोमेटिकली एक जो है लिंक जाना चाहिए कि आप बताइए कि पोस्टमैन और आशा ने कैसा जो है वर्क किया है, आपको क्या उन्होंने जो है ठीक से आपको इन्फॉर्मेशन मिली क्या। तो किसान जो है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो फीडबैक दे देगा कि पोस्टमैन ने, आशा वर्कर ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया। इस तरह का कुछ जो है फार्मूला निकाला जा सकता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन फार्मर्स टू सेल इन मंडी, अभी जो है रिस्ट्रिक्शन था अभी तक कि जो है फार्मर को, जो उस डिस्ट्रिक्ट का फार्मर है उसको मंडी में ही अपनी चीज़ों को बेचना है, अपने अनाज को बेचना है। लेकिन क्या हुआ कि 2020 में जो कानून आया उसमें जो है जो ये फार्मर्स हैं उनको इससे मुक्त कर दिया गया, वो इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। कोई भी कंपनी आके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो उसमें इंक्लूड होके जो है वो अपना अनाज बेच सकता है। तो ये कानून में एक थोड़ा सा चेंज आया है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट टैक्स रिबेट, जो किसान जो है मान लीजिए वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जा रहा है, तो उस पर जो है जो कुछ अगर टैक्सेस लग रहे हैं, रोड टैक्स लग रहा है, तो उसको आप जो है मुक्त कर सकते हैं, जिससे उसका खर्चा जो है कम हो सके जो वहाँ लेके जा रहा है मंडी तक, ठीक है। ये जो है कुछ सजेशन थे। इसके अलावा भी जो है एक, हाँ ये भी है इंक्लूड मोर क्रॉप्स। यहाँ पे हमने बात किया कि जो है फ्यू क्रॉप्स इंक्लूडेड, ऑब्वियसली जो है आपके जो क्रॉप्स हैं उसमें और भी क्रॉप्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिससे जो है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पर्टिकुलर क्रॉप ही उगाते हैं, तो उनको भी जो है इसका एमएसपी का फ़ायदा हो सके, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन ये है एमएसपी के बारे में कि जो है एमएसपी जो है बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में किसानों, क्योंकि हम लोग जो है अभी फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, फूड सिक्योर हो रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए जो है एमएसपी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैंने कुछ इसके एडवांटेजेस बताए हैं कि आपको जो है जो एनपीए है बैंकिंग सिस्टम में वो किसी ना किसी तरीके से क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा लोन जो है बैंक देता है। तो अगर ये मैकेनिज़्म अगर इनके पास रहेगा कि एमएसपी का, तो वो जो है आपको बैंक में एनपीए क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हम इसको बोलते हैं, जो वापस नहीं आने वाला है बैंक के पास। उसके बाद जो है जो एक हमारे लिए जो है फूड सिक्योरिटी, जो मैंने बताया हमारी पॉपुलेशन 25% पीपल जो है के पास जो है 2 टाइम का खाना नहीं है, इसलिए जो है एमएसपी पे अगर सरकार ज़्यादा अनाज खरीदेगी तो वो ज़्यादा योजनाएं चला पाएगी। जिस तरीके से जो अंत्योदय योजना है और प्रधानमंत्री करके कुछ और योजनाएं हैं उनके नाम से, तो वो जो है योजनाएं सक्सेसफुल होती रहेंगी। तो ये जो है हम अंत में ये कहेंगे, छोटे किसानों को भी इंक्लूड करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म सरकार को लेके आना चाहिए, जिससे वो लोग भी, हमारे जो गरीब किसान हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो हम जो है ये कहेंगे कि एमएसपी को अभी ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। हमारा जो है वीडियो यहीं तक है। इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स का रीज़न आप ज़रूर देखें कि क्या रीज़न है, ठीक है। ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।